हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हो कि अपनी इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही है, उसी को आगे प्रोसीड करते हुए हम एक नए चैप्टर बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक के ऊपर आ चुके हैं। और वो टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, इंडिया की मौद्रिक नीति क्या है। बहुत ही शानदार और कंसेप्चुअल टॉपिक है। अगर थोड़ा सा भी दिमाग कहीं और घूमा तो तुम घूम ही जाओगे भूला की तरह। ठीक है, तो ध्यान रखना कि पूरा का पूरा फोकस आपका कहां पर होना चाहिए, बोर्ड के ऊपर होना चाहिए, या फिर मैं जो बोल रहा हूं उसके ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो अपन बिना टाइम वेस्ट किए अपने चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अपन ने लायबिलिटीज ऑफ द बैंक पढ़ लिया था, अब अपन पढ़ने वाले हैं क्या, मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। बहुत ही आराम से चल रहा हूँ, बहुत ही प्यार से चल रहा हूँ। इट मीन्स हमें सब चीजें आनी चाहिए पीछे की, तो जिसने भी पीछे की वीडियो नहीं देखे वो देख लीजिए। चलो तो स्टार्ट करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया, it is the macroeconomic policy tool used by the RBI to influence the supply of the money in the economy। भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए आरबीआई क्या करता है, एक टूल का यूज करता है। देखो, मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंसिव करने के लिए एक टूल का यूज करता है, और वो टूल किसको बनाता है, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को बनाता है। समझ आया? एक एक लाइन का वर्ड का मतलब समझ आना चाहिए। एज ए पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी द आरबीआई यूजेज वेरियस इंस्ट्रूमेंट टू कंट्रोल द मनी सप्लाई और क्रेडिट। मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट का यूज करता है कौन, आरबीआई। अब उन इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आते हैं वो देखेंगे। आज पहले ही बता रहा हूँ कंसेप्चुअल टॉपिक होने वाला है, बहुत ही कंसेप्ट समझने हैं, बहुत ही थोड़ा सा जो लोग जिससे डरते हैं ना वही चीज समझेंगे आज अपन। और उनसे डरना नहीं है, उनसे लड़ना है, मतलब उनको समझना है, उनको सीखना है। सीखने पर ज्यादा ध्यान देना भाई, ठीक है। तो अब कहा गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ द क्रेडिट, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है। आरबीआई यूजेस वेरियस इंस्ट्रूमेंट एज ए मॉनेटरी पॉलिसी टूल टू इफेक्ट द अमाउंट ऑफ द मनी ऑफ द सप्लाई। मनी सप्लाई को इफेक्ट करने वाले काफी टूल्स का यूज करता है आरबीआई टू कंट्रोल द क्रेडिट ऑफ द इकोनॉमी। दीज इंस्ट्रूमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू द कैटेगरीज। कौन कौन सी कैटेगरीज में डिवाइड करता है, ध्यान रखना भाई। कौन कौन सी कैटेगरीज, एक होती है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और एक होते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। देखो, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और दूसरा होता है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्वालिटेटिव, ठीक है। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव अपने को जो पढ़ना है वो पहले पढ़ना है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार, हमेशा क्वेश्चन पूछता आरबीआई, सॉरी यूपीएससी यहां से। तो ये मत छोड़ के चले जाना, और इसको कहीं और नजरे भी मत गड़ा लेना ये पढ़ते समय, क्योंकि पूरा पूरा फोकस इसके ऊपर होना चाहिए। बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार टॉपिक है ये। इसके बारे में, इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे देखो। सबसे पहले हम इसी की बात कर लेते हैं। इसके अंदर अपन चार चीजें पढ़ेंगे। क्वांटिटेटिव के अंदर चार प्रकार से इसको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, और हर एक टॉपिक के ऊपर अपन ध्यान से पढ़ेंगे। तो मेरे को बता देना कि सर समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना, ताकि मैं अगर कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा तो उसको क्या कर दूं, रिपीट कर दूं, क्योंकि भाई छोड़ना नहीं है ये यहाँ से कोई भी टॉपिक, ठीक है। तो सबसे पहली क्या चीज है, बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है, ठीक है, इसको बहुत ही अच्छे से समझना है बैंक रेट को, क्योंकि यहां से क्वेश्चन फंसेगा, यहां से क्वेश्चन फंसेगा। सेकंड थिंग है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। क्या है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ठीक है। और इसी के अंदर अपन पढ़ेंगे, देखना अभी बताऊंगा मैं आपको। यहां है ओपन मार्केट ऑपरेशन। और लास्ट में क्या पढ़ने वाले हैं अपन, रिजर्व रिक्वायरमेंट। जो आरबीआई को रिजर्व रिक्वायरमेंट मिलती है ना, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो, अब ये चार टॉपिक है क्वांटिटेटिव के अंदर, जो कि बहुत ही सावधानी से पढ़ने अपने को, क्योंकि यहां पर मतलब दिमाग हिला मत लेना, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। बैंक रेट, सबसे पहला क्या है, बैंक रेट। दूसरा क्या है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इसी के अंदर कौन कौन आएंगे आपके, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, फिर उसके बाद ओपन मार्केट ऑपरेशन आ जाएगा, और फिर लास्ट में कौन आ जाएगा, रिजर्व रेशियो या रिजर्व कैश के बारे में पढ़ेंगे। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि पढ़ने वाले क्या क्या है, ठीक है। तो अपन सबसे पहले क्या स्टार्ट करें, बैंक रेट को स्टार्ट करते हैं। इट इज द रेट of interest at which RBI provide long term loan to the scheduled commercial bank। ध्यान से सुनना भाई, ये वो रेट है
ये बैंक का वो रेट है, आरबीआई किसी भी कमर्शियल बैंक को जिस पर पैसे देती है, ठीक है, ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जब आरबीआई क्या करती है, किसी भी कमर्शियल बैंक को एक लंबे समय के लिए 50 साल 30 साल 2 लाख, मतलब 2 लाख तो ज्यादा हो जाएंगे, वो तो ज्योग्राफी चली जाएगी अपनी, 50 साल के लिए, 30 साल के लिए, 20 साल के लिए, इतने टाइम के लिए जब लोन मिलता है, एक लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है कौन, आरबीआई किसी भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक को, तो कौन सा, तो क्या आएगा अपने पास, बैंक रेट होगी, वो क्या होगी, बैंक रेट। किस इंटरेस्ट पे आप क्या दे रहे हो, किसी भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक को लोन दे रहे हो, दैट इज द बैंक रेट। और कौन देगा, लोन देने वाला कौन है, सबका पप्पा कौन है, आरबीआई। आरबीआई क्या देगा, लोन, किसको, कमर्शियल बैंक को, और किस रेट पर देगा, वो क्या हो जाएगी, बैंक रेट, सीधा सिंपल भाषा में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, विदाउट एनी अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, कोई भी अप्रूवल नहीं लेगा। याद रखना, लॉन्ग टर्म क्या दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है, लॉन्ग टर्म पैसे दे रहा है उन्हें, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन दे रहा है, लोन देने के बाद भी उसको कोई क्या नहीं ले रहा, उनसे कोई अप्रूव्ड सिक्योरिटीज नहीं ले रहा है। कोई जरूरत नहीं है अप्रूव्ड सिक्योरिटी देने की किसी भी कमर्शियल बैंक को, क्योंकि पहले से इलाज करके रखता है उसका आरबीआई, ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या इलाज करके रखता है उसका, ठीक है। फिर क्या, जैसे सिक्योरिटीज के अंदर क्या क्या आते हैं, ट्रेजरी बिल्स आते हैं, कैश मैनेजमेंट बिल आते हैं, डेट सिक्योरिटीज आते हैं, और स्टेट डेवलपमेंट बिल्स आते हैं। याद रखना, ये भी एक बार पूछा गया है क्वेश्चन, देखो कहां से पूछ लेता है यूपीएससी क्वेश्चन, कि सिक्योरिटीज के अंदर क्या क्या आती है जो कि अप्रूव्ड हुई है किससे, आरबीआई से। तो ध्यान रखना, ट्रेजरी बिल्स आते हैं, उसके बाद कैश मैनेजमेंट बिल्स आते हैं, डेटेड सिक्योरिटीज आती है, एंड स्टेट डेवलपमेंट बिल्स आते हैं। क्या क्या आते हैं, स्टेट डेवलपमेंट बिल्स, ट्रेजरीज आती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आते हैं, कैश मैनेजमेंट बिल्स आते हैं। तो जितने भी प्रकार के बिल्स होते हैं ना, वो सारे के सारे आते हैं, स्टेट डेवलपमेंट बिल्स भी आता है, ठीक है। तो याद रखना इन सब चीजों को, चारों की चारों चीजें एक बार दोबारा बता दो मेरे को, ट्रेजरी बिल्स, स्टेट डेवलपमेंट बिल्स, कैश मैनेजमेंट बिल्स, और चौथा क्या है, डेटेड सिक्योरिटीज, ठीक है। एक बार हो, क्योंकि चीजें यार यहीं की यहीं याद होनी चाहिए, डेटेड सिक्योरिटीज, स्टेट डेवलपमेंट बैंक, ट्रेजरी बैंक, और कैश मैनेजमेंट बिल्स, पांचों चारों के चारों याद हो गए। ये क्या है, सिक्योरिटीज है, इनकी जरूरत ही नहीं पड़ती, किसके अंदर, बैंक रेट के अंदर। क्या करता है बैंक रेट के अंदर, एक बैंक क्या करता है, आरबीआई क्या करता है, किसी भी कमर्शियल बैंक को क्या देता है, लोन देता है, और किस इंटरेस्ट पे देता है, दैट्स इज द बैंक रेट। फिर उसके बाद क्या है, बैंक रेट इज फिक्स्ड बाय द आरबीआई एट 25 बेसिस पॉइंट। बैंक रेट को फिक्स कर दिया था आरबीआई ने, कब, 2021 की बात चल रही है ना, 2021 के अंदर कितने के आधार पर किया था, 25 बेसिस पॉइंट के आधार पर, मतलब 0.25% के ऊपर क्या कर दिया था, इसे बेस कर दिया था आरबीआई ने, क्या कर दिया था, अप्रूव कर दिया था इसको। अब द रेपो रेट जो कि रेपो रेट से क्या ऊपर है। रेपो रेट क्या होती है, सब समझेंगे यार, उनके ऊपर अभी ध्यान मत लेके जाओ आप, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि 2021 के अंदर बैंक रेट कितनी थी, 0.25%, ठीक है। अब अपन चलते हैं, बैंक रेट इज फिक्स्ड बाय द आरबीआई इज एट द बेसिस पॉइंट ऑफ द 25 बेसिस पॉइंट और 0.25%, ठीक है, ये 0.25% था भाई, ठीक है। बैंक रेट एज ऑन द 5 फरवरी 2021 स्टूड एट द 4.25%। इट मींस 4 से लेके 4.25 हो गया था कौन, अपना बैंक रेट, कब, फरवरी 2021 के अंदर। बैंक रेट पूरा समझ आया, एक एक चीज समझाई बैंक रेट के अंदर, ये अपना टॉपिक क्लियर हो गया, क्वांटिटेटिव का पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया। सेकंड थिंग पे चलते हैं। सेकंड थिंग क्या देखा था, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज। अब लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, पैसे भाई, पैसे, तरलता, वो तरलता पता है कि इसकी पैसों की तरलता, मार्केट के अंदर पैसे बहने लग गए, दैट्स इज द लिक्विडिटी। तू पैसा क्यों करती है, वो वाला गाना सुना है ना, उसमें लिक्विडिटी होती है, पैसे बहने लग जाते हैं, तो लिक्विडिटी उसको भी बोलते हैं, ठीक है। तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, देखो इसको भी अपन ध्यान से पढ़ेंगे। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी इज ए मॉनेटरी पॉलिसी टूल विच अलाउज बैंक टू बोरो द मनी थ्रू रीपर्चेजिंग एग्रीमेंट। भाई ये क्या करता है कि, देखो ध्यान से सुनना, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी इज ए मॉनेटरी पॉलिसी टूल। कैसा टूल है, मॉनेटरी पॉलिसी टूल है, विच अलाउज द बैंक, जो बैंक को अलाउ करता है, टू बोरो मनी, उधार लेने के लिए, क्या,
मनी पैसा किससे लेगा, आरबीआई से, पापा से लेंगे सब पैसे, ठीक है, थ्रू द रीपर्चेजिंग एग्रीमेंट। इसके अंदर क्या करना पड़ता है, रीपर्चेजिंग एग्रीमेंट देना पड़ता है कि हम वापस खरीद लेंगे भाई इसको, ठीक है। तो रीपर्चेजिंग एग्रीमेंट के सहारे के माध्यम से, ध्यान रखना, देखो दोबारा बोल रहा हूं, रीपर्चेजिंग एग्रीमेंट होता है, कोई ना कोई एग्रीमेंट करा लेते हैं, ठीक है, रीपर्चेजिंग एग्रीमेंट होता है, उसके सहारे क्या करता है, एक आरबीआई क्या करता है, इनको अलाउ करता है क्या, बोरो, उधार लेने से, किनको, जितने भी बैंक होते हैं इनको, और यही क्या होता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी होती है। क्यों, क्योंकि ये भी मैं आपको समझाऊंगा क्योंकि क्यों करते हैं ऐसा, ठीक है, तो सब चीजें अपन पढ़ेंगे। इट कंप्राइजेस द फॉलोइंग सब इंस्ट्रूमेंट, इसके सब इंस्ट्रूमेंट भी हैं, ठीक है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है ना, इसके सब वो है, सब इंस्ट्रूमेंट है, और उन्हीं से क्वेश्चन निकल के आएगा। याद रखना, या तो बैंक रेट से क्वेश्चन निकल के आएगा, या मैं अब पढ़ाने वाला हूं उससे क्वेश्चन निकल के आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब क्या होता है, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन के बारे में पढ़ते हैं। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि इसके अंदर, बुक के अंदर, एक बॉक्स के अंदर दी गई है, उसको पढ़ने वाला हूं, ध्यान से सुनना। लॉन्ग टर्म रेपो इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इसके ऑपरेशन, सॉरी, इसके बारे में पढ़ने वाले। इट इज ए रिसेंट टूल थ्रू विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड 1 to 3 year लोन टू द शेड्यूल कमर्शियल बैंक। ये एक रिसेंट टूल जो कि आरबीआई के द्वारा डेवलप किया गया है कि जितने भी कमर्शियल बैंक हैं उनको क्या देंगे, लोन देंगे, कितने साल के लिए, 1 to 3 years, 1 से 3 साल के लिए, ठीक है, लोन देने के लिए बनाया गया है। एट द प्रिवेलिंग रेपो रेट, रेपो रेट से भी कम दर पर, तो रेपो रेट से भी कम दर पर क्या दिया गया है, पैसे देने के लिए 1 to 3 year के बीच में क्या बनाया गया है, एक नई स्कीम लाई गई है, और उस स्कीम का नाम क्या है, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, ठीक है। एंड एक्सेप्टिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विद मैचिंग और हायर टेन्योर ऑफ द एज द कोलेटरल। जितने भी जो भी आप रखते हो ना, जब भी कर्ज लेते हैं हम किसी से, तो उसके बदले में हम कुछ देते हैं ना उनको, तो कोलेटरल बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वो होनी चाहिए उसके बदले, जैसे कि आप क्या लेना चाहते हो, 5 लाख रुपए लेना चाहते हो, तो भाई 5 लाख रुपए में मैं क्या कहूंगा कि बैंक क्या करता है कि ठीक है, आप आपकी जमीन के कागज दे दो, जहां जो 5 लाख की जमीन है, आप क्या कर सकते हो, लोन ले सकते हो। तो कुछ चीज होनी चाहिए ना, तो वो लोन मतलब सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी होनी चाहिए, पहली चीज, ठीक है, वो देनी पड़ेगी, और उसको क्या करना पड़ेगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, लोन मिल जाएगा 1 to 3 year के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, आरबीआई एग्जिस्टिंग लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी ऑफर बैंक्स मनी फॉर देयर इमीडिएट नीड्स टू और रेंजिंग टू 1 to 28 days। अगर आपको 1 से 28 दिन के अंदर कितने भी पैसे चाहिए, जबकि जब पैसे चाहिए क्या होता है कि ना, काफी प्रोसीजर होता है पैसे निकलवाने का आरबीआई से, लेकिन अगर आपको इमीडिएट पैसे चाहिए, मान लीजिए कि आप दिवालिया होने वाले हो और आपको तो अभी पैसे चाहिए, ठीक है, लोग आपको मांग रहे हैं, तुम्हारे कपड़े फाड़ देंगे अगर बाहर निकल गए तो, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या करना पड़ेगा, तुम्हें आरबीआई के पास जाना पड़ेगा, और करंट आपको अभी 1 या 2 दिन के अंदर ही पैसे चाहिए, तो आप किस टूल का यूज कर सकते हो, अभी जो नया टूल आया है अपना लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, तो इसका यूज कर सकते हो आप, ठीक है। 1 to 28 days के अंदर क्या मिल जाएगा, तुम्हें पैसा मिल जाएगा। वेयर एलटीआरओ सप्लाइज देम लिक्विडिटी 1 to 3 year नीड्स, और ये कितने टाइम के लिए दे सकता है, 1 to 3 year नीड के लिए आपको पैसे दे सकता है। बाकी जो भी होते हैं शॉर्ट टर्म वाले 1 to 28 days के लिए देते हैं, ठीक है। Purpose of introducing LTRO by RBI to assure scheduled commercial bank about the availability and of durable liquidity 1 to 3 year at reasonable cost at the repo rate। ये क्या, इसका पर्पस क्या था कि भाई जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, इनकी स्थिति अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि मतलब मन में आया जब दिवालिया हो जाते हैं, लोगों का विश्वास उठ जाएगा, बैंकिंग सिस्टम से विश्वास उठ जाएगा, तो वो तो कम से कम अच्छा होना चाहिए ना। तो उसके लिए क्या करते हैं, बैंकिंग सिस्टम से विश्वास ना उड़े, तो उसके लिए क्या होता है, अपन ये नया जो सिस्टम है वो क्या किया गया है, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन क्या किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। तो पर्पस याद रखना इसका। फिर क्या, एलटीआरओ विल हेल्प टू ब्रिंग डाउन शॉर्ट टर्म मार्केट इंटरेस्ट रेट्स चार्ज बाय द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक विल आल्सो बूस्ट द इन्वेस्टमेंट एंड द कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। ये इन्वेस्टमेंट और कॉर्पोरेट बॉन्ड के अंदर भी क्या करेगा, आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। तो मेन बात क्या है कि एलटीआरओ लाने का एम क्या है, ये याद रखना है। एलटीआरओ होता क्या है वो याद रखना है कि भाई क्या करता है, ये जो 1 से 3 साल के लिए पैसे क्या दे देता है, उधार दे देता है किसी को, किसी भी बैंक को, ठीक है। इसके लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जमा करवानी पड़ती हैं, ठीक है। और उसके बाद कि क्यों लेके आया हुआ है, क्योंकि जो बैंकों की हालत है वो और सुदृढ़ हो जाए और अच्छी हो जाए, इसके लिए लेके आया गया है, बस
नॉर्मल चीजें याद रखनी है, ठीक है। देयर इज ए सिमिलर टूल टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, जो कि टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन है ना, वो भी इसके जैसा ही एक टर्म है, उसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। बीइंग यूज्ड बाय द आरबीआई, जो कि आरबीआई के द्वारा यूज में लिया गया है। टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस differ from the LTRO in the sense that the here loan provided are the targeted। जो ये TR वाला है ना, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, इसके अंदर टारगेट किसी एक फिक्स पर्पस के लिए क्या दिया जाता है, पैसा दिया जाता है, ठीक है। आपका लक्ष्य क्या है, मान लीजिए कि मेरे को क्या करना है, किसी गांव के अंदर विकास करना है और मैं एक बैंक का मालिक हूं, ठीक है। तो मैं किसी गांव के अंदर विकास करना चाहता हूं और वहां पर क्या बनाना चाहता हूं, मैं पानी की फैसिलिटीज अवेलेबल करवाना चाहता हूं, तो दैट्स इज द टारगेट, पानी की फैसिलिटीज। तो उसके लिए जो होता है ना, वो टारगेटेड लॉन्ग टर्म के लिए मिलता है, ठीक है। लेकिन LTRO लॉन्ग टर्म सीधा आ जाए तो वो क्या होता है, उसका कोई टारगेट नहीं होता, वो पैसे लेने का क्या होता है, एक जरिया होता है आरबीआई से, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, इन्वेस्टमेंट ग्रेड टू द कॉर्पोरेट बैंक, कमर्शियल बैंक एंड नॉन कन्वर्टाइल डिबेंचर। फिर उसके विद इन द स्टेबिलिटी टू टाइम फ्रेम द, फिर कुछ नहीं है इसके अंदर। द फर्स्ट ऑक्शंस of the 25,000 crore under the TLTRO was conducted by the RBI in March 2020। मार्च 2020 के अंदर पहली बार जो इसका ऑक्शन की बोली लगाई गई, कह सकते हैं वो 25,000 करोड़ तक की लगाई गई थी, ठीक है। तो यहां तक अपना क्या हुआ, LTRO के बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज मिल गई होगी, और TLRTO के बारे में भी आपको क्या मिल गई होगी, नॉलेज मिल गई होगी। अब अपन आगे चलते हैं। फिर आता है दूसरा पॉइंट इसके अंदर। पहला पॉइंट क्या था, रेपो रेट, ठीक है। रेपो रेट के बारे में अपन ने पढ़ लिया क्या भाई, रीपर्चेजिंग ऑप्शन रेट नहीं पढ़ा क्या, तो उसके बारे में पढ़ लो। 3 ऑप्शन मिलते हैं इधर, एक रेपो रेट, दूसरा रिवर्स रेपो रेट, और तीसरा ऑप्शन है मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटीज, ठीक है। तीनों के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। किसके अंदर आते हैं तीनों के तीनों, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन रेपो रेट। क्या होती है रेपो रेट, ठीक है। रेपो रेट होती है, देखना याद ध्यान से सुनना, इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन टू द शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स अगेंस्ट द अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। आप क्या करोगे, सिक्योरिटी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दोगे, आपको शॉर्ट टर्म लोन क्या करवाया जाएगा, प्रोवाइड करवाया जाएगा आरबीआई के द्वारा। किनको प्रोवाइड करवाया जाएगा, बैंकों को। और बैंक रेट क्या थी, एक लॉन्ग टर्म क्या करवा रहे थे, पैसे सप्लाई करवाए थे, मनी की सप्लाई हो रही थी, या फिर एक रेट पे इंटरेस्ट दिया जा रहा था। मान लीजिए मनी की सप्लाई की जा रही थी, किनको, बैंकों को। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए क्या होता है, रेपो रेट, ठीक है। तो रेपो रेट का जो कंसेप्ट मैंने पहले बता रहा था कि अपन आगे समझेंगे, वो रेपो रेट का कंसेप्ट यही है कि शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है आरबीआई, किनको, बैंकों को। जितने भी कमर्शियल बैंक है उनको लोन देना शॉर्ट टर्म के लिए, ये क्या कहलाता है, अपना जो इसके अंदर फर्स्ट फैक्टर क्या है, रेपो रेट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बता रखा है, रेपो रेट एज ऑन द 5 फरवरी 2021 स्टूड एट द 4%। तो याद रखना, रेपो रेट तो 2021 के आंकड़ों के आधार पर रेपो रेट कितना था, 4%, ठीक है। क्या होता है, शॉर्ट टर्म लोन देना, कौन देता है, आरबीआई देता है। किनको देता है, बैंकों को देता है, ठीक है। तो याद रखना है भाई ये बात, ठीक है। फिर उसके बाद आता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच द आरबीआई बोरोज फंड फ्रॉम द कमर्शियल बैंक इन द कंट्री। इसमें क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट समझना भाई। रेपो रेट क्या था, आरबीआई क्या दे रहा था, पैसे दे रहा था। रिवर्स रेपो रेट इसका जस्ट उल्टा, आरबीआई क्या लेगा, पैसे लेगा। किनसे लेगा, जितने भी दूसरे बैंक है, कमर्शियल बैंक है, उनसे क्या लेगा, पैसे। ये कब करता है आरबीआई, ये चीज दिमाग के अंदर अगर आपको आ गई ना, ये क्वेश्चन आना चाहिए आपके दिमाग में, और ये चीज समझ आनी चाहिए कि आरबीआई कब करता है, रिवर्स रेपो रेट कब लेके आता है, जब पूरे मार्केट के अंदर पैसा ही पैसा हो जाता है। जब मार्केट के अंदर पैसे बहुत ज्यादा हो जाते हैं, लिक्विडिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या करता है आरबीआई, क्या करता है, पैसे वापस ले लेता है कि भाई दे दो, बहुत ज्यादा पैसे दे दिए तुमने, बांट दिए, तुमने तो बहुत ज्यादा बांट दिया यार, ऐसे थोड़ी ना होता है। डिसबैलेंस हो जाएगा पूरा, पैसे बहुत ज्यादा जाएंगे ना, सबके हाथ में पैसे आ जाएंगे तो भी डिसबैलेंस हो जाएगा, क्योंकि फिर क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। ये सब चीजें पढ़ेंगे अपन, इन्फ्लेशन कैसे बढ़ता है, जब इंसानों के पास ज्यादा पैसे आ जाते हैं ना, तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। इट मीन्स रिवर्स रेपो रेट एक बहुत ही साधारण सा टॉपिक है। क्या याद रखना है इसके अंदर, रिवर्स रेपो रेट के अंदर कमर्शियल बैंक क्या देते हैं, रिजर्व बैंक को क्या देते हैं, पैसे देते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, थोड़ा सोच के बताओ, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, इनमें से कौन सा ज्यादा होगा, नहीं सोचो, कौन सा ज्यादा होगा,
आपको बता दूं कि रेपो रेट हमेशा ज्यादा होगा, क्योंकि आरबीआई पापा है भाई, वो सारे बैंकों के पापा। और पापा क्या करते हैं, ज्यादा ज्यादा पैसे देते हैं, ज्यादा पैसे लेंगे तुमसे, ठीक है। और तुम आओगे कि कभी कहने लग गए कि यार देखो, मतलब दो है, एक पापा है और एक बेटा जी है, ठीक है। तो पापा जी ने बोला बेटे को कि बेटा मैं तेरे को दे रहा हूँ, देखिए पैसे, और इंटरेस्ट लूंगा तुमसे, ठीक है। तो ये रख ले अभी तो तू, ठीक है। फिर ये बेटा आराम से मौज मस्ती कर रहा है। बेटे के पास मान लो बेटे ने थोड़ा सा कहीं से पैसा आ गया, ठीक है। और पैसा आने के बाद बेटे ने बोला यार अपने पास तो पैसा बहुत ज्यादा खर्च हो जाएगा, पापा को दे देता है और पापा से इंटरेस्ट लेता है, हर बार पापा अपने से इंटरेस्ट लेते हैं। तो ये जाता है पापा के पास बोलता है पापा पापा मेरे पास पैसे बहुत है, आप पैसे रख लो और मेरे को इंटरेस्ट दे देना। पापा बोलते हैं अच्छा बड़ा शाना आदमी है तू है, बाप को सिखा रहा है तू है। तो बोलता है, ये बोलेगा कि बेटा देख पैसे तो तेरे रख लूंगा मैं, लेकिन मैं जो ब्याज लेता था ना तेरे से उससे कम ब्याज दूंगा, याद रखना। तो हमेशा याद रखना रिवर्स रेपो रेट कम होता है और रेपो रेट ज्यादा होता है। क्यों? रेपो रेट में कौन लेते हैं, आरबीआई इंटरेस्ट लेता है। रिवर्स रेपो रेट में कौन इंटरेस्ट लेता है, कमर्शियल बैंक इंटरेस्ट लेते हैं। तो याद रख लेना भाई इस चीज को, ठीक है। आपको एग्जाम्पल तो अच्छा मिल ही गया होगा, तो काफी समझदार इंसान हो तुम, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो गया, रिवर्स रेपो रेट के बारे में। इन अदर वर्ड्स इट इज द रेट विच द कमर्शियल बैंक ऑफ द इंडियन पार्ट टू एक्सेस द फंड विद द आरबीआई एज ए शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड। को एक छोटे समय के लिए देते हैं, कोई लंबा वाला ड्यूरिंग कोई लॉन्ग पीरियड नहीं होता। लॉन्ग पीरियड के लिए तो कौन आ गया, बैंक रेट आ गया भाई। अपने को रेपो रेट कब होता है, शॉर्ट पीरियड के लिए, ये उसका जस्ट उल्टा है, तो ये भी शॉर्ट पीरियड के लिए ही होता है, ठीक है। तो रिवर्स रेपो रेट का कंसेप्ट कंप्लीट। रिवर्स रेपो रेट वाज रिड्यूस्ड बाय द आरबीआई 4% टू द 3.75%। भाई और कम कर दिया, पहले ही कम था और कम कर दिया कि भाई पैसे तो देके जाओ, लेकिन 4% से 3.7% ही ब्याज दूंगा अब मैं तुमको, ठीक है, दे जाओ मेरे को पैसे। क्यों किया ये, कोविड-19 की जो सिचुएशन बनी है ना अपने देश के अंदर, इससे क्या करने के लिए, इससे इससे अपने स्थिति को सुधारने के लिए, अपने देश की जो स्थिति इस टाइम पे आप लोग समझ रहे होंगे कि अपनी जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल डाउन चली गई थी, तो उन सब चीज़ों से उभरने के लिए क्या किया, आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को और कम कर दिया, 3.75 कर दिया, ठीक है। समझ रहे हो तुम आरबीआई की अवधारणाएं, ठीक है, कंसेप्ट। फिर उसके बाद क्या है, एंड फर्दर रिड्यूस टू द 3.35%, और कम कर दिया 3.35% अक्टूबर 2014 इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इकोनॉमिक कोविड-19 के इकोनॉमी के जो अपना प्रभाव पड़ा उसको कम करने के लिए ये सब काम किया जा रहा है। ये काम भी कंप्लीट हो गया। अब आता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इसके बारे में सुनना भाई, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज आपको बताई जा रही है तो आप ध्यान से सुनना इसको। अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है, अगर कोई चीज मतलब कई बार क्या होता है कि मैं फ्लो में कुछ अलग चीज बोल देता हूं, तो आप एक बार थोड़ा आगे तक सुन लिया करो ताकि चीजें आपको समझ आ जाए, ठीक है। क्योंकि कंसेप्चुअल टॉपिक है यार ये, इसको समझना पड़ता है, ठीक है, उसको बाहर डेराइव करना पड़ता है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर बता सकते हैं कि भाई समझ में नहीं आ रहा, तो अपन उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज, दिस फैसिलिटी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द आरबीआई इन 2011। 2011 के अंदर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी आरबीआई के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है, 2010 दे देगा आपको ऑप्शन के अंदर, वहीं उड़ा देगा आपका एक नंबर, ठीक है। तो याद रखना 2011 के अंदर मार्जिनल कौन आई थी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी आई थी। एलिजिबिलिटी, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, क्या चीज होनी चाहिए अगर आपको ये चीज चाहिए तो, ऑल द एससीबीज, एससीबीज का मतलब क्या होता है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, हैविंग करंट अकाउंट विद आरबीआई, आरबीआई के साथ उनका क्या होना चाहिए, करंट अकाउंट होना चाहिए, कैन अवेल एमएसएफ, they can avail an overnight short term loan up 2% of their net demand and the time liabilities। जो भी उनकी नेट डिमांड और टाइम लाइबिलिटीज है ना इस टाइम पे, ठीक है। लाइबिलिटीज का मैंने बहुत अच्छे से टॉपिक समझा रखा है, एक बार वापस जरूर देख लेना यार उस टॉपिक को। लाइबिलिटीज क्या होती है, जिम्मेदारी क्या क्या होती है, बैंक की जिम्मेदारी। तो जितनी उसके पास नेट टाइम लाइबिलिटीज है ना, उनका 2% क्या कर सकते हैं, वो अपना पैसा निकलवा सकते हैं, किससे, आरबीआई से ले सकते हैं। तो आरबीआई क्या करता है, ये उनको एक छूट देता है कि जितने भी आपकी जो नेट क्या है डिमांड है और टाइम लाइबिलिटीज है, उनका 2% तक आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट लोन अप के रूप में ले सकते हो, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द सेकंड प्रीसीडिंग फोर्टनाइट अगेंस्ट द
गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज ए कोलेटरल, और इनके अंदर क्या रखनी पड़ेगी, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज रखनी पड़ेंगी, ठीक है। दिस फैसिलिटीज इज इन द एडिशन ऑफ द लोन ऑन द रेपो रेट, रेपो रेट के अंदर ही ये चीज डाली गई है। भाई रेपो रेट क्या था, रेपो रेट भी तो यही काम कर रहा था, सेम काम कर रहा था, वही मार्जिनिंग स्टैंडिंग, बस इसके अंदर क्या है कि वो कंसेप्ट ऐड कर दिया, कौन सा, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज वाला, ठीक है। टाइम लाइबिलिटीज अपन ने देखो अभी थोड़े दिन पहले पढ़ा था कि लाइबिलिटीज होती क्या है, बैंक की जिम्मेदारियां जो कि बैंक को वापस पे करना पड़ता है पैसा, वो वाला पैसा होता है लाइबिलिटीज का, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, द मिनिमम अमाउंट विच कैन बी असेस्ड थ्रू द एमएसएफ इज 1 करोड़, कम से कम जो अमाउंट होना चाहिए एमएसएफ के लिए वो 1 करोड़ होना चाहिए, एंड इन मल्टीपल ऑफ द 1 करोड़, या 1 करोड़ से कम मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। अगर आप 50 लाख देना तो मतलब ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, 50 लाख तो लोग अपनी निकलवा ही नहीं सकते। द रेट ऑफ इंटरेस्ट अंडर द एमएसएफ इज बेसिस ऑफ द 25, वही 25% है, ठीक है, 0.25% अबोव देन द रेपो रेट से ज्यादा है। एमएसएफ रेट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन द 5 फरवरी 2022 4.25%, जो एमएसएफ रेट था वो 5 फरवरी 2021 को 4.25% था। तो आपको याद क्या रखना है एमएसएफ के अंदर कि ये नेट डिमांड और टाइम लाइबिलिटीज का 2% तक निकाला जा सकता है, ओवरनाइट के अंदर निकाला जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या याद रखना है कि इसका जो रेपो रेट से क्या है ज्यादा है 4.25%, इसका 5 फरवरी 2021 को आंकड़ों के हिसाब से इसका रेट है। फिर आता है द बोरोइंग लिमिट 2% ऑन द नेट डिमांड एंड द टाइम लाइबिलिटीज अंडर द एमएसएफ हैज बीन इंक्रीज टू द 3%। अब इसको कितना कर दिया गया, 3% कर दिया गया है बाय द आरबीआई इन अप्रैल 2020, ठीक है, ऑफ द मेजरमेंट टू रिड्यूस द इकोनॉमिक इम्पैक्ट, क्योंकि भाई इकोनॉमिक इम्पैक्ट है ना, उसको कम करने के लिए ये सब काम किया जा रहा है, ठीक है। तो उसको कितना बढ़ा के कर दिया गया है, 2% से 3% कर दिया गया है, क्योंकि अब आपको कितना कितना परसेंट देना पड़ेगा, 3% देना पड़ेगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है देखना, ओपन मार्केट ऑपरेशन तीसरी चीज पढ़ रहे हैं भाई, देखो ये हो गया बैंक रेट, लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटीज होगी, याद रखना एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए। इसके अंदर क्या क्या है मेरे को बताते चलो यार, क्या क्या है इसके अंदर। पहली चीज क्या थी, रेपो रेट, दूसरी क्या थी, रिवर्स रेपो रेट, तीसरी क्या थी, एमएसएफ, ठीक है। सॉरी रेपो रेट क्या होती है, शॉर्ट टर्म लोन होता है जो कि आरबीआई देता है बैंकों को, ठीक है, और कितना है इस टाइम पे इस टाइम पे कितना है, 5 फरवरी को 4% है। फिर उसके बाद क्या आता है, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट कितनी है, 3.35% है, ठीक है, इस टाइम पे। और होती क्या है कि कमर्शियल बैंक आरबीआई को क्या देते हैं, पैसे देते हैं, किस रेट पे देते हैं, वो होता है रिवर्स रेपो रेट। थर्ड चीज क्या है, एमएसएफ। एमएसएफ में क्या होती है, जो भी आपकी नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज है ना, उनके ऊपर आप क्या कर सकते हो, 2% के आधार पर क्या देती थी, मतलब आरबीआई क्या देती थी, उनको पैसे देती थी, लेकिन अब कितने के हिसाब से देने लग गई, 3% के हिसाब से, क्योंकि वो क्या करना चाहती है, जो भी उनका क्षतिपूर्ति हुई है किसके अंदर, कोविड-19 के कारण इकोनॉमी के अंदर, तो उसको सुधारना चाहती है, ठीक है। यहां तक अपन कर चुके हैं। अब अपन आ रहे हैं किसके ऊपर, ओपन मार्केट ऑपरेशन के ऊपर, तीसरी चीज के ऊपर, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ये क्या है भाई, ये क्या कहानी है, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर्स टू द बाइंग और सेलिंग ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट, ओपन मार्केट बाय द आरबीआई। आरबीआई क्या करती है, जितनी भी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती है ना, इनको बेचने और खरीदने का काम कौन करती है, आरबीआई करती है। और कहाँ करती है, एक मार्केट के अंदर, ओपन मार्केट। जैसे कि आप समझो कि अभी अभी क्या हुआ है, करंट में क्या किया है, एलआईसी ने अपने शेयर क्या कर दिया, आईपीओ कर दिया, ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफर कर दिया, मतलब पहली बार क्या किया है, मार्केट के अंदर उतारा है, ठीक है। तो वो चीज क्या होती है, ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर आ चुकी है। और कौन करता है, ये आरबीआई काम करती है, आरबीआई करती है, इन सबका लेखा जोखा उनके पास ही होता है। द आरबीआई बाय सेलिंग टू द गवर्नमेंट सिक्योरिटी रिड्यूस द मनी सप्लाई बाय विथड्रॉइंग कैश बैलेंसेस। जो मनी की सप्लाई है ना, उसको क्या कर सकती है, बैलेंस करने के लिए क्या करती है, आरबीआई अपना काम चलाती है। ये सब काम इसीलिए करती है आरबीआई। फ्रॉम विद इन द इकोनॉमिक कंट्रोल बाय द कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हुए सब काम करती है कौन, आरबीआई। आरबीआई क्यों बेचती है भाई, कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। क्या करती है, गवर्नमेंट की जो भी प्रॉपर्टीज होती है, गवर्नमेंट की जो भी सिक्योरिटीज होती है, उनको बेच देती है या फिर खरीद लेती है। ये काम कौन करती है, आरबीआई करती है, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर आता है। लास्ट होता है, देखो इसके अंदर दे रखा है ओपन ट्विस्ट बाय द आरबीआई, ठीक है, ऑपरेशन ट्विस्ट बाय द आरबीआई इन दिसंबर 2019। ऑपरेशन ट्विस्ट वाज डन बाय द आरबीआई इन ऑर्डर टू द इंसेंटिव लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बाय lowering long term interest rates. This was done through the open market operation by selling the short term securities to buy to the long term securities,
ठीक है। जो भी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज थे ना उनको लॉन्ग टर्म में बेचकर गवर्नमेंट ने क्या किया था, अपना काम चलाया था। ऑपरेशन ट्विस्ट वाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट बाय द यूएस इन 1961। पहली बार ऑपरेशन ट्विस्ट किसके द्वारा क्या किया गया था, यूज में लिया गया था, वो है यूएसए के द्वारा। कब लिया गया था, 1961 के अंदर। और भारत के अंदर कब लिया गया, 2019 के अंदर। क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, लॉन्ग टर्म जो भी शॉर्ट टर्म थी ना, शॉर्ट टर्म बाय सेलिंग शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज टू बाय लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज। जितने भी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज थे ना उनको किसमें बाय किया, उसने खरीदा, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज के अंदर खरीदा। और इसे ही क्या कहते हैं अपन, ऑपरेशन ट्विस्ट बोलते हैं। तो ऑपरेशन ट्विस्ट सबसे पहले 1961 के अंदर यूएसए के अंदर किया गया, देन फॉलो 2019 के अंदर उसी को कॉपी करके भारत के आरबीआई ने कर लिया है। ठीक है। फिर आता है रिजर्व रिक्वायरमेंट। रिजर्व रिक्वायरमेंट के अंदर क्या आता है, इट कंप्राइजेस द रिजर्व रेशियो। तो दो प्रकार के रिजर्व रिक्वायरमेंट होती है, एक होता है अपना कैश रिजर्व रेशियो, एक होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के बारे में भी पढ़ेंगे अपन, कैश रिजर्व रेशियो के बारे में भी पढ़ेंगे अपन। बहुत गर्मी है यार, हाई गर्मी है। कैश रिजर्व रेशियो, इट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ द बैंक ऑफ द टोटल डिमांड। ये वो मिनिमम परसेंटेज है जिसके अंदर बैंक की जो टोटल डिमांड है, टोटल लाइबिलिटीज होती है ना, वो क्या करती है, दैट एन SCB इज ऑब्लिगाइज्ड टू डिपॉजिट विद द सेंट्रल बैंक इन द फॉर्म ऑफ द कैश। ये क्या होता है कि जो जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक होते हैं ना, वो अपनी इतनी एक जो आरबीआई है ना उनके पास इतने पैसे लेता है कि भाई वो तुम्हारे जो पैसे ना तुम मुझे दोगे वो तुम्हारे साइड में पड़े रहेंगे। ठीक है। और उनका कोई काम नहीं होगा, उनको मैं यूज भी नहीं करूंगा। जब चाहिए, जब मेरे को लगेगा कि तुम्हें जरूरत है तो तुम्हें उनसे दे दिए जाएंगे। ठीक है। लेकिन ये तुम्हारे क्या किए जाएंगे, पहले ही आपके साइड में रख दिए जाएंगे। और ध्यान रखना, इनके ऊपर आरबीआई कोई नहीं देता, इंटरेस्ट नहीं देता है। कैश रिजर्व रेशियो एक ऐसी मनी है जो कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक आरबीआई को देता है। और वो किस लिए देता है, सिर्फ अपने जो कभी ऐसा हो जाए कि दिवालिया घोषित हो जाऊं या फिर कोई और प्रॉब्लम हो जाए तो अपने यूज में ले सके। तो कैश रिजर्व रेशियो किसके पास रखी होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। कौन देता है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक देते हैं। ठीक है। एक बार वापस पढ़ते हैं। Cash reserve ratio, it is the minimum percentage of the bank of the total demand and the total liabilities, adjustment to certain exceptions, that an scheduled commercial bank is obliged to deposit with the central bank RBI to in the form of the cash। और कैश की फॉर्म में देता है, कोई कैश नहीं, वो नहीं चलता, कार्ड वार्ड नहीं चलते इसके अंदर। आपको क्या देना पड़ेगा, कैश पैसे देने पड़ेंगे। और क्या करना पड़ेगा कि आरबीआई को आपको पकड़ाने पड़ेंगे पैसे कि ये रखो भाई मेरे पैसे। ठीक है। फिर ये जरूरी है, ओब्लिगाइज्ड है, आपको देने ही पड़ेंगे। आप ये नहीं मेरा मन नहीं कर रहा तो मैं नहीं दूंगा, ऐसा नहीं है। हर एक बैंक को देने पड़ेंगे, किसको, आरबीआई को। ठीक है। तो ये चीज आपकी क्लियर हुई। ठीक है। क्या होता है, जो अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, ऐसा रेशियो होता है, ऐसे पैसे होते हैं जो कि कैश की फॉर्म में दिए जाते हैं, शेड्यूल कमर्शियल बैंक देते हैं, किसको, आरबीआई को देते हैं। और आरबीआई इनको क्या करता है, सहज रख देता है, इनको साइड में रख देता है कि कभी अगर जरूरत पड़ी तो अपन इनको दे देंगे। और याद रखना, इनके ऊपर क्या नहीं करता, आरबीआई इंटरेस्ट नहीं देता है इनको, भाई साहब को। वो जितने पड़े होते हैं ना उतने ही रहते हैं। ठीक है। तो ये आपको शायद इंपॉर्टेंट बात, आरबीआई डू नॉट पे एनी इंटरेस्ट ऑन CRR बैलेंस मेंटेन बाय द SCB विद द आरबीआई। याद रखना, कोई क्या नहीं देता, इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं देता है। तो आ गई ना बात। तो यही चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ कि कैश रिजर्व रेशियो के ऊपर क्या नहीं देता, इंटरेस्ट नहीं देता। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा हुआ है। खत्म हो गया, पानी वानी पिला दो, मर जाऊंगा एक दिन, बहुत तगड़ी गर्मी है। हाँ तो भाई कहाँ थे अपन, द प्रोविजन ऑफ आरबीआई एक्ट डज नॉट प्रेस्क्राइब एनी रेंज, कोई भी रेंज नहीं होती। द प्रोविजन ऑफ आरबीआई एक्ट डज नॉट प्रेस्क्राइब एनी रेंज, सीलिंग रेट और फ्लोर रेट फॉर फिक्सिंग द CRR। ये कोई भी रेट नहीं है कि भाई इतना ही पैसा कौन लेगा, CRR के रूप में लेगा कौन, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये भाई सब कुछ किसके हाथ में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथ में, कि कितना पैसा लेगा कितना पैसा नहीं लेगा, कंप्लीटली किसके हाथ में है, अपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथ में है।
फिर इन ऑर्डर टू डिक्रीज द मनी सप्लाई द आरबीआई इंक्रीजेज सीआरआर। जैसे ही क्या होता है कि इन ऑर्डर टू इंक्रीज मनी सप्लाई, जब भी उसको क्या करना होता है वो उसको कि भाई मनी की सप्लाई कम करनी होती है, तो वो क्या इंक्रीज कर देता है, सीआरआर इंक्रीज कर देता है, कैश रिजर्व रेशियो क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। अपने आप क्या हो जाती है, मनी की सप्लाई डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि भाई बैंक को अब क्या देना पड़ेगा, आरबीआई को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। बैंक ज्यादा पैसा देंगे तो मार्केट के अंदर पैसे की कमी आ जाएगी और इन्फ्लेशन को क्या कर लेगा, बैलेंस कर लेगा। याद रखना भाई, इन्फ्लेशन क्या होता है, ये याद रख लेना। इन्फ्लेशन होती है महंगाई, 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 पैसा बहुत ज्यादा हो जाना, वो होता है महंगाई। तो सबके हाथ में पैसा जाएगा तो महंगाई बढ़ जाएगी ना, ठीक है। फिर इनिशियली सीआरआर वाज क्वाइट हाई बट इट हैज बीन ग्रेजुअली ब्रॉट टू द डाउन ओवर द ईयर्स। पहले बहुत ज्यादा सीआरआर था, लेकिन अब रेगुलरली क्या हो रहा है, ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। द रेट ऑफ द सीआरआर ऑन 5 फरवरी 2020 स्टूड एट द 3% ऑफ द टोटल डीटीएल। डीटीएल क्या होती है, डिमांड टाइम लाइबिलिटीज। जितनी भी डिमांड टाइम लाइबिलिटीज होती है उसका 3% क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो के रूप में क्या करना पड़ता है, जमा करवाना पड़ता है, ठीक है। अब 5 फरवरी 2021 के आंकड़ों के अनुसार। और अभी एक बात बता दो, 3% के आधार पर एक और चीज थी जो अपने को क्या करनी पड़ती थी, जमा करवानी पड़ती थी, एमएसएफ। याद रखना भाई, एमएसएफ लेता था, ठीक है। कहाँ थे अपन, कौन लेता था, आरबीआई लेता था एमएसएफ। The rate of the CRR as on the 5 February 2021 stood at 3 DTL, and the Scheduled Commercial Bank rupees 3 has to kept aside by them by the, और उसमें से कुछ पैसे क्या करता है, आरबीआई अपने साइड में रख लेता है। CRR is maintained on an average basis during the fortnight. All the scheduled commercial banks are required a daily maintain minimum cash reserve ratio में 95% of the average requirement। जितनी भी उसकी एवरेज रिक्वायरमेंट है उसका 95% उसको क्या करना पड़ता है, कैश रिजर्व रेशियो के रूप में जमा करवाना है या फिर रखना पड़ता है, ठीक है। इफ द शेड्यूल कमर्शियल बैंक फेल टू मेंटेन द CRR एज ए फिक्स्ड बाय द आरबीआई देन इट इज लायबल टू पे पेनल इंटरेस्ट और एट द 3% पर एनम अबव द बैंक रेट। जो बैंक रेट होती है उससे ज़्यादा क्या करना पड़ता है, 3% के एनम पे क्या करना पड़ता है, पेनल इंटरेस्ट देना पड़ता है, अगर वो कोई भी बैंक क्या नहीं करवाता, अपने कैश रिजर्व रेशियो को मेंटेन नहीं कर पाता है। तो ये जरूरी है कि सबको क्या करना पड़ेगा, अपने सीआरआर को मेंटेन रखना ही पड़ेगा। याद रख लेना, सीआरआर के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी के अंदर, तो आप भूलकर भी अगर कोई यूपी पीसीएस वगैरह जो भी पीसीएस होते हैं उनके अंदर आ जाए तो गलत मत करके आना प्लीज़ यार, ठीक है। अगर आपको इतने अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, पूरी मेहनत की जा रही है ना, तो गलत मत करके आना, ठीक है। एट कंटिन्यूस टू सक्सेसिंग ईयर एट द पेड ऑफ द पेड पे प्लस 5%। पेनल इंटरेस्ट कितना होता है, 5%। जितनी पेड इनकम होती है वो तो देनी ही पड़ेगी, प्लस 5% इंटरेस्ट आपको और देना पड़ेगा। तो ये तो बेकार हो जाता है ना भाई, इतना रिटर्न इतना इंटरेस्ट कौन देगा, ठीक है। तो आप ये क्या था अपना आज का टॉपिक था। थैंक यू सो मच। अगर पसंद आ रहा है ना तो भाई थोड़ा सा कर दो, इधर उधर फैला दो, ठीक है। और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना प्यार दे रहे हो, आप लोग ऐसे समझ रहे हो, बहुत